नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। एग्जिट पोल की तस्वीरें मैंने बैकड्रॉप पर लगा रखी हैं, लेकिन बात मैं एग्जिट पोल पर नहीं करने जा रहा हूं। बात मैं करने जा रहा हूं कि कर्नाटक में मैजिक फेल हो गया। मोदी मैजिक फेल हो गया दिख रहा है। ये दिख रहा है एग्जिट पोल में फेल हो गया है। ये तो उन सबको मालूम है जो कर्नाटक की सियासत को समझ रहे हैं। लेकिन फेल जिस मोदी मैजिक को बताया जा रहा है, वो मोदी मैजिक क्या वास्तव में कभी था? देखिए, आप ये कहेंगे कि एक चुनाव नतीजे से हम इतना बड़ा नतीजा न निकालें। सही है, आपकी बात सही है। देखिए, मैजिक तो वो बाबा बागेश्वर भी करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर मैजिक करते हैं, जादू करते हैं, तिलिस्म दिखाते हैं। और मैजिक नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। जहां जाते हैं चुनाव की फिजा बदल देते हैं, अंतिम समय में चुनाव बदल देते हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम अपने विरोधी लोगों को गाली दे तो उनका वोट बढ़ता है। अगर कोई विरोधी नरेंद्र मोदी जी या उनके लिए कुछ खराब बोल दे, गाली दे दे, तो उनकी चुनाव में हार हो जाती है। ये बाबा मोदी और बाबा बागेश्वर जी का भी लगभग यही तरीका है। बाबा बागेश्वर जी किसी को शाप दे दे तो उनका अनिष्ट हो जाए। बाबा बागेश्वर जी किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य बता दे। लेकिन ये दोनों मैजिक में जो तुलना है, थोड़ा मैं बहकना नहीं चाहता टॉपिक में, फिर तुरंत लौटता हूं। ये मैजिक क्या है? क्या बाबा बागेश्वर जी अपने मैजिक से देश की गरीबी मिटा सकते हैं? देश में महंगाई कम कर सकते हैं बाबा बागेश्वर जी? जो रोज दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, जो आत्महत्याएं हो रही हैं, गरीबी से तंग आकर, बेरोजगारी से तंग आकर, कर्ज से तंग आकर, उन्हें रोक सकते हैं क्या बाबा बागेश्वर जी का? बाबा बागेश्वर जी या उनकी मैजिक? नहीं रोक सकते ना। तो इन बेसिक बातों पर जब मैजिक नहीं चलता है, तो जो आंखों का धोखा है या जो कुछ भी विद्या मान लीजिए, चूंकि मैं विद्या नहीं जानता तो मैं उसको नकारता भी नहीं हूं। हो सकता है ऐसा कुछ मैजिक होता हो, लेकिन ऐसे मैजिक से समाज और देश का भला तो नहीं होता। होता है क्या? तो क्या अब आप तुलना कीजिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो मैजिक बोला जाता है कि उनके पास मैजिक है कि वो हारती हुई बाजी को भी पलट देती है। अरे, जब तक बीजेपी जीत रही थी तब तक नरेंद्र मोदी भी मैजिक था। नरेंद्र मोदी मैजिक। तब तक अमित शाह भी चाणक्य है। तब तक बीजेपी का एक एक नेता उसी तरीके से समझदार है। भाई, उनकी आग उगलने वाली भाषा, सांप्रदायिक भाषा भी चुनाव में वोटों का हार है। लेकिन लेकिन जब कर्नाटक की जनता और उससे पहले हिमाचल की भी जनता ने बताया है, बंगाल की भी जनता ने बताया है, और भी कई उदाहरण रहे हैं, लगातार उदाहरण रहे हैं, मैं गिनती में नहीं जाता। ये मैजिक हमेशा जनता ने धराशायी किए हैं, क्योंकि ये स्यूडो मैजिक है, छद्म जादू। जैसे बोलते हैं ना, छद्म धर्म निरपेक्षता, स्यूडो सेक्युलरिज्म, उसी तरह से ये स्यूडो मैजिक है, ये छद्म जादू है। तो छद्म जादू तो छद्म ही होगा ना। अब आप देखिए, ये मोदी मैजिक मैं आपको दिखाता हूं, नीचे नजर डालिएगा। मोदी मैजिक फेल मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि नरेंद्र मोदी जी ने 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए, ये संख्या कम नहीं है। और
इसके अलावा 26 कार्यक्रम किए, 26 अलग अलग किस्म के कार्यक्रम किए, छोटी बड़ी रैलियां, इवेंट, किसी से मिलना, किसी से जुलना। और आखिर में बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी जी ने 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। सारे टीवी चैनल में घंटों चलता रहा कि फिजा बदल गई है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, मोदी मैजिक चल गया है। ये सारी चीजें मोदी मैजिक के तौर पर दिखाई गई, दर्शाई गई, उनका, नरेंद्र मोदी जी का पार्टिसिपेशन बताया गया। लेकिन हुआ क्या? वही जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं कि जो पीछे हमारे स्क्रीन एग्जिट पोल दिखा रहा है, सारे जो टीवी चैनल्स के सर्वे में आ रहा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए है, सरकार बनाती दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पीछे पीछे है, और जेडीएस भी एक छोटी सी शक्ति बनी हुई है। तो कर्नाटक में ये स्थिति हुई क्यों? ये मोदी मैजिक फेल हुआ क्यों? मैं थोड़ा सा मोदी मैजिक से बाबू चाणक्य पर भी आता हूं। चाणक्य वो भी फेल हो गए। इन्वर्टेड कोमा में मैंने चाणक्य लिखा है। हर व्यक्ति अगर, ऐरा गैरा व्यक्ति अगर चाणक्य होने लगे तो फिर चाणक्य की अहमियत क्या रह जाए। अमित शाह ने 16 रैलियां की थी, 15 रोड शो किए थे। अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की रैलियां जोड़ लें तो 19 उनकी और 16 अमित शाह जी की, तो 35 रैलियां तो अमित शाह जी और मोदी जी ने की। रोड शो 6 नरेंद्र मोदी जी ने किए, 15 अमित शाह जी ने किए, 15 6 21 हो गए। यानी 19 और 36 16 35 रैलियां और 21 रोड शोज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किए। लेकिन हुआ क्या? कोई असर क्यों नहीं पड़ा? अब हम आएंगे, क्यों नहीं पड़ा उस पर भी आएंगे, अभी तो सिर्फ सवाल रख रहे हैं। और हिमाचल के जो हीरो और जीरो दोनों माने जाते रहते, हम नड्डा जी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सारा ठीकरा तो इन्हीं पर फोड़ा जाना है। तो नड्डा जी फिर फेल हो गए। हिमाचल प्रदेश में फेल हुए थे, उनका गृह प्रदेश था, और उनका लालन पालन, बचपन की पढ़ाई तो बिहार में हुई, पटना में वो पढ़े, जेपी नड्डा जी। लेकिन वहां भी कह आए कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है रहने वाला नहीं है, और उसके तुरंत बाद नीतीश जी को लगा कि भाई ये तो हमें खत्म करने पर तुले हैं, तो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा। तो ये जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने भी 10 रैलियां की, 16 रोड शो किए। यानी हमको फिर से जोड़वाना पड़ेगा आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने कुल मिलाकर के अगर 19 रैलियां की, अमित शाह जी ने 16 रैलियां की, 19 16 35 होता है, और नड्डा जी ने 10, यानी 45 रैलियां इन तीनों नेताओं ने मिलकर की। और रोड शो अगर देखें तो मोदी जी का रोड शो आपको 6, अमित शाह जी का 15, और 16 रोड शो नड्डा जी के, 15 16 31 और 6 37 रोड शो हो गए। 45 रैली और 37 रोड शोज, ये तीनों नेताओं का रिकॉर्ड कह रहा है। तो ये रिकॉर्ड, भाई इन संख्या को जोड़ लीजिए, 45 और 37, तो 45 7 52 और 30 82। अरे हम तो पूछते हैं 82 सीट भी आ रही है बीजेपी को, 82 जो तीनों नेताओं ने मिल करके किया, तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं पार्टी जीती? क्यों फेल हो गई बीजेपी? तो आप और भी थोड़ा सा बता देते हैं कि और कौन कौन लोग फेल हुए हैं। तो आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, देखिए कि और कौन से नेता फिसड्डी साबित हुए। फिसड्डी का मतलब समझते हैं ना, जो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, याद है ना योगी आदित्यनाथ जी, भाई यूपी मॉडल कर्नाटक में दे रहे थे,
भाई क्या बोलते हैं, बुलडोजर मॉडल, भाई आतंकियों का सफाया, गुंडों का सफाया। वो योगी आदित्यनाथ जी कर्नाटक में गए, हिमंत बिस्वा शर्मा आग उगला करते थे, किस किस पर के बारे में कुछ न बोले। राहुल गांधी और गांधी परिवार की बात आए तो भाई हिमंत बिस्वा शर्मा से बड़ा नाम कौन हो सकता है जहरीला बोलने के लिए, बोल रहे थे। देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग पीसिंग, जो महाराष्ट्र में क्या करते थे याद होगा। इन्होंने कर्नाटक में भी जलवा दिखाया, लेकिन हुआ क्या। अब देखिए, और जो लोग आए जो काम न आए, काम को तो आए लेकिन काम ना आए, उन नेताओं में नाम गिन लीजिए। निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, अश्विनी वैभव, गजेंद्र शेखावत, वी के सिंह, अर्जुन मुंडा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल, साध्वी निरंजन ज्योति, ये सारे लोग मंत्री हैं, मंत्री। तो ये नेताओं की फेहरिस्त भी हमने गिनवा दी, लेकिन फिगर जो है ये पुअर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख सकती हैं, कोई भी जो है इनको 103 सीट से ज्यादा देता नहीं दिख रहा है, और कम से कम तो 62 सीट दिख रहा है, यानी 62 और 103 का रेंज नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, फिर नजर डालिए स्क्रीन पर, कर्नाटक में फेल हो गई। आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 3116 रैलियां बीजेपी ने की है। जब से ये तय हो गया कि चुनाव होना है कर्नाटक में, 3116 रैलियां, मैंने आंकड़े नहीं बनाए हैं, खुद बीजेपी ने ये आंकड़े जारी किए। 1377 रोड शो किए इन्होंने, 1377 रोड शो, और 128 राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे चुनाव प्रचार करने। 15 केंद्रीय मंत्री थे, अभी अभी हमने आपको उनके नाम भी बताए। इन सब के बावजूद ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये सारे मैजिक फेल हो गए। वास्तव में ये मैजिक थे ही नहीं, कभी मैजिक नहीं थे। इस बार क्या हुआ कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति अपनाई, वो रणनीति जनता के गुस्से का शिकार हो गई। जनता का गुस्सा ही बोलना ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में जनता का गुस्सा ही हरा रहा है, और इस गुस्से को इनकैश कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो कि लगातार वहां मजबूत विपक्ष के रूप में दिखी। और इस ऐसा हुआ क्यों भाई, बीजेपी कर्नाटक में ही ऐसी हालत क्यों हो गई? क्या दूसरे प्रदेश में बीजेपी सुशासन दे रही है और कर्नाटक में सुशासन नहीं दे रही? इसका उत्तर अगर आप समझना चाहेंगे तो आप याद कीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कर्नाटक में भीगते हुए भाषण दे रहे थे। वो भीगते हुए जो भाषण था, भीड़ टस से मस नहीं हुई थी। हम उसको कारण नहीं बताते हैं, हम उसको सबूत बताते हैं। वो जनता के गुस्से का सबूत था कि भारी बारिश के बावजूद जनता भाषण सुन रही थी। और हाँ, नेतृत्व का यानी राहुल गांधी का जरूर ये क्रेडिट है कि वो बारिश में भीगकर भागे नहीं, छाता लगा करके छुपने बचने की कोशिश नहीं की। ये सिम्टम्स है, एक बड़ा कारण नहीं। मतलब एकमात्र कारण नहीं, बड़ा कारण तो है। और जनता का गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के कैडर अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुसाइड करने लगे थे। कॉन्ट्रैक्टर्स बोलने लगे थे कि हमसे कट मनी मांगी जा रही है, वही कट मनी जिसका नारा बीजेपी बंगाल में उठा रही थी, कर्नाटक में उनको कट मनी सुनना पड़ रहा था। लिंगायत समुदाय जो हिंदू समुदाय है,
हिंदू भी धार्मिक लोग बोल रहे थे कि हमको काम कराने के लिए कमीशन देना पड़ता है। ये सारी बातें जनता की ओर से उठी। उसके बाद चाणक्य महोदय ने क्या किया? भाई अमित शाह जी ने रैली की, कहा कि नंदिनी मिल्क तो बहुत बिक रहा है, किसानों का बहुत फायदा हो रहा है, हम अमूल मिल्क को भी यहां लाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग कर देंगे, दूध पूरे कर्नाटक में दूध ही दूध होगा। कर्नाटक के लोगों ने सोचा कि हम सबसे सस्ता दूध खरीद रहे हैं और अमूल सबसे महंगा दूध बेचने वाली दूध की कंपनी है, तो उसको बुला करके हमारा भला होगा कि बुरा होगा? हो सकता है कि बाजार के लिए वो बहुत सस्ता दूध बेचने लगे। जैसे आपने देखा है कि कैसे टेलीफोन कंपनियों पर बड़े बड़े घराने ने कब्जा कर लिया, पहले फ्री दे करके, मोबाइल फ्री दे करके, और उसके बाद टैरिफ जो है अब मनमाना लेते हैं, आपसे वसूलते हैं। ये बात जनता को समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, नंदिनी तो हमारा स्वाभिमान है, हम किसानों ने नंदिनी को खड़ा किया है। ये मुद्दा बन गया, घर घर का मुद्दा बन गया। कांग्रेस दिख रही थी बीजेपी से लड़ते हुए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी शिव कुमार, सिद्धारमैया, ये सारे नेता मैदान में थे ताकि इस गुस्से को अपनी एक सरकार का सपना और रास्ता दिखा करके वो अपने साथ जोड़ सके। ये करने में वो कामयाब रहे, ये सफलता मिली। इस बीच और क्या हुआ भाई? नरेंद्र मोदी जी मैजिक करने चले थे, लेकिन मैजिक के लिए उनको बजरंग बली चाहिए, यानी संकट मोचक बजरंग बली मैजिक करे और नाम नरेंद्र मोदी जी का हो। भाई ये बात आम जनता तो ना समझ हो सकती है, अब बजरंग बली भी तो ना समझ नहीं है ना। तो बजरंग बली को समझ में आ गया। बजरंग बली जी ने सोचा कि कर्नाटक में ये बजरंग दली और बजरंग बली एक बताने वाले जो लोग हैं, वो वास्तव में मेरा नाम खराब कर रहे हैं। भाई बजरंग बली ने सोचा, हमने तो कभी अधर्म का काम नहीं किया, हमने तो कभी किसी व्यक्ति को ईसाई बोलकर जिंदा जलाने का काम नहीं किया, हमने तो कभी प्रेमी युवक युवतियों को मारने पीटने का काम नहीं किया, हमने तो कभी लव जिहाद जैसी शब्दों को नहीं पैदा किया, हमने तो कभी नफरत नहीं फैलाई। तो हमारे नाम से बजरंग दली को जोड़ना, ऐसे लोगों को तो दंड देना जरूरी है। मेरी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बजरंग बली के प्रति आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो कोई भी आस्तिक है, भले बजरंग बली का न हो करके किसी और ईश्वर का हो, किसी दूसरे धर्म के अपने गॉड का हो, अपने अल्लाह का हो, हर किसी को आस्तिकता समझ में आती है, नास्तिकता भी आती है, अधर्मी और बेधर्मी होना भी समझ में आता है, धार्मिक होना भी समझ में आता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, वो मास्टर स्ट्रोक हमें लगता है कि सीधे चलती हुई गाड़ी का पहिया में जाके लगा और वो उड़ करके सीधे माथा पर रिटर्न हो गया, न्यूटन्स का तीसरा लॉ इसके हिसाब से। तो वही जो चोटिल होकर के चुनाव परिणाम में नजर आ रहा है, आने वाला है, दिखने वाला है, ये है दरअसल मैजिक, इसको बोलते हैं। अब तक जो मोदी मैजिक था वो नहीं, जिसके कारण जीतने वाली बात बोल रही। मोदी मैजिक ये है कि बजरंग बली को बुला करके उनका इस्तेमाल करते हुए अपने ही आप को संताप ले लेना, बजरंग बली जी से दंड ले लेना, इसको बोलते हैं मोदी इन्वर्टेड कॉमा में मैजिक। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं, थोड़ा लंबा हो गया, आपसे बातचीत लंबी हो गई।
क्या कौन-कौन से पॉसिबल नैरेटिव्स हो सकते हैं? थोड़ा उस पर गौर कर लेते हैं। इस कर्नाटक में अगर बीजेपी हारती है, अगर लगाना तो थोड़ा-सा मगर वाली बात हो जाती है, अगर नहीं, कर्नाटक में बीजेपी हारती है तो नैरेटिव्स क्या बनेंगे आने वाले चुनाव के लिए? देखिए स्क्रीन, नैरेटिव सब बनेंगे कि हिंदुत्व परवान नहीं चढ़ रहा है। जी हाँ, कर्नाटक हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही, वो हिंदुत्व हिंदू नहीं। राहुल गांधी ने कहा है ना कि हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। हिंदुत्व जो है नफरत सिखाता है और हिंदू जो है वास्तव में, मैं उसी अर्थ में कह रहा हूं कि हिंदुत्व यानी नफरत सिखाने वाली जो भाषा है हिंदू के नाम पर, वो परवान नहीं चढ़ रहा है। कोई भी ऐसा स्लोगन अब आगे परवान नहीं चढ़ेगा, यह नैरेटिव बनेगा। जाहिर है कि इसका जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपको जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं, जहां भी चुनाव होने वाले हैं वहां ये नैरेटिव बनेगा और बीजेपी की नहीं चलेगी। दूसरा जो पॉसिबल नैरेटिव दिख रहा है वो है कि अब भ्रष्टाचार मुद्दा बनने लगा है, करप्शन पर वोट लोग करने लगे हैं। यानी जो करप्शन 2012-13 में यूपीए सरकार को देश में परेशान कर रही थी, वो करप्शन का जो अ, हंगामा था, आंदोलन था, वो फर्जी निकला। वो करप्शन आज एक बार फिर जनता असली रूप में पकड़ने लगी है। यानी जिस नारे को लेकर बीजेपी बढ़ी थी, नरेंद्र मोदी जी का अभ्युदय राष्ट्रीय राजनीति में हुआ था, वो नारा उनके राजनीतिक पतन का कारण बनता दिख रहा है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनने लगे तो जाहिर बात है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है और दूसरी पार्टी को भी, जो कोई भी भ्रष्टाचार की जद में आएगा। तीसरा नैरेटिव ये है कि रोजगार अब सवाल बनने लगे हैं कि रोजगार क्यों नहीं है भैया, सरकारी नौकरियों खाली क्यों है पद, हम बेरोजगार बैठे हैं और सरकारी नौकरी में काम करने वाला आदमी नहीं है। प्राइवेट की तो बात नहीं करते, उसकी गिनती सामने नहीं आती। ये सवाल अब उठने लगा है, यानी युवा जागने लगे हैं। ये भी नैरेटिव खड़ा हो रहा है। चौथा जो नैरेटिव खड़ा हो रहा है वो ये है कि महंगाई वोट छीनने लगी है। अब तक कहा जाता था ना महंगाई किस राज्य में नहीं बढ़ी, पहले कांग्रेस के भी राज्य में बढ़ी, उसके कांग्रेस के दूसरे शासनकाल में, तीसरे शासनकाल में, जनता राज में, भाजपा राज में, यूपीए सरकार में, एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में, हर सरकार में महंगाई बढ़ी। तो फिर महंगाई अभी बढ़ रही तो क्यों चिल्ला रहे हैं, पहले भी तो बढ़ती थी। इस बात को जनता ने महसूस किया। अच्छा, पहले महंगाई बढ़ती थी तो हम क्या बोलते नहीं थे, पहले तो हमें कोई ऐसा जवाब नहीं देता था। महंगाई कम करने के बारे में आश्वासन दिया जाता था, भले कम कर पाए या न कर पाए। लेकिन अब तो इस सरकार ने महंगाई कम करने का भरोसा देना भी बंद कर दिया, कोई भरोसा नहीं। तो पहले की सरकार में तो आमदनी भी बढ़ती थी, रोजगार छीनते नहीं थे, मिले या न मिले, जिसका रोजगार है वो छीन जाए ऐसा नहीं होता था। इस सरकार में तो जिसके पास रोजगार है रोजगार छीन जा रहा है, नया मिलना तो दूर, सरकारी नियुक्तियां खाली हैं। तो इस तरह से एक महंगाई और दूसरे रोजगार छीनना, यानी पैसा नहीं आना और वस्तु का महंगा होता जाना। वस्तु डबल महंगी हो गई, हमारी पहुंच से दूर हो गई, हमारी थाली आधी हो गई, कम हो गई, जिसकी आधी थी उसकी चौथाई हो गई, जिसकी चौथाई थी वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। तो ये जो बात है महंगाई वोट छीनने लगी है, ये अब नैरेटिव बनने लगा है। कर्नाटक चुनाव का ये महत्व है मित्रों, कितना बोले, थक गया मैं, आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे। लेकिन ये थकने का समय नहीं है, जागने का समय है। हम जागेंगे
तो लोकतंत्र जागेगा। मतदाता जागेंगे तो मतदाताओं का बहुमत जागेगा, और मतदाताओं का बहुमत ही है सत्य बहुमत। हम विधायकों सांसदों पर यकीन नहीं करते, हम जनता के बहुमत पर, मतदाताओं के बहुमत पर यकीन करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।